आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर। जितने भी आपके बीपीएससी के थ्रू जो भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी में जो भी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चंस आए हैं हम उन सभी को लेकर चलेंगे। और ये जो सीरीज़ है आपकी घटना चक्र की सीरीज़ है टोटली, और ये जो एग्जाम्स में आपका प्रैक्टिस सेट और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपको करा रही हूँ ये आपके बीपीएससी के थ्रू जितने भी आपके एग्जाम होंगे, जैसे बीपीएससी ट्री 3 है, ट्री 4 है, साथ ही आपकी जो सक्षमता द्वितीय का जो एग्जाम होने वाला है, फिर और भी जो भी आपका एग्जाम हो जैसे पुलिस का हुआ या एसएससी का हुआ, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट कर लिए थे, आगे की सीरीज हम बढ़ाएंगे जिसमें हमारा 51 क्वेश्चन है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा जो सीमा सुरक्षा बल की जो स्थापना थी वो 1965 में हुई थी, यानी कि बीएसएफ का गठन कब हुआ था तो 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो आपका दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो जो हमारा संविधान है उसे कब अंगीकृत किया गया था तो आपका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था। और इसे बनने में कितना टाइम लगा था तो आप सभी को पता होगा कि इसमें बनने में कितना टाइम लगा था। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन इसे बनने में टाइम लगा था। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं तो आप सभी को पता ही होगा। जो ये संविधान दिवस है वो आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर। और क्यों तो हम वो भी आपको बता देते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देश्य का प्रस्ताव में उल्लेखित किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है उसे अंगीकृत किया गया था। तो कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए संविधान दिवस जो है आपका वो आपका 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54 जिसमें हमसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को हमारे संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था और कब? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, आगे हम चलेंगे। 55वां क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो आप सभी को पता ही होगा जो हमारी प्रस्तावना है उसमें जो हमारा भारत है सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र है। तो ये वाला क्रम जो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। हमारा 56 क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो हमारी जो प्रस्तावना है उसमें हमारा जो भारत है उसे एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट रहेगा आपका 57 जिसमें हमसे पूछा गया है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना कहाँ से आरंभ होती है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो आपका आंसर हो जाएगा हम भारत के लोक के जो शब्द हैं वहाँ से हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है वो स्टार्ट होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58 जिसमें पूछा गया है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि। तो किस तथ्य पर आधारित है तो जो हमारा भारत का प्रजातंत्र है वो जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है, इस पर आधारित। जो हमारे भारत की जनता है उसे जनता को सरकार चुनने का और उसे बदलने का अधिकार है, जिससे आशय है कि जनता जनता के लिए जनता की सरकार। ठीक है, आगे हम चलेंगे 59 पर। 59 में हमसे पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। तो हमारे भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है तो आपका आंसर हो जाएगा कि प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। ठीक है, हमारी जो संविधान की प्रकृति है वो संघीय किंतु भावनात्मक है, भावना में एकात्मक है। ठीक है, आगे हम चलेंगे 59 के बाद 60 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो हमारे भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है तो दल बदल विरोधी कानून से है। ठीक है, और ये हमारे संविधान संशोधन किस में जोड़ा गया था तो 52 जो आपका संविधान संशोधन था उसके अंतर्गत ये जोड़ा गया था। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि भूमि सुधार देश के
विषयों के अंतर्गत है। तो भूमि सुधार किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त नहीं की जा सकती है? अगर हम भारत के बैंक में धन जमा करते हैं तो हमें भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी, लेकिन अगर हमने भारत में जन्म लिया है, भारत की देशीकरण है या किसी भूभाग के सम्मिलित रूप है, तो हम भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके हम उसे नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, आगे है आपका 63वां क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था? तो जो नागरिकता संशोधन कानून है वो आपका, तो ये जो आपका कानून है वो 11 दिसंबर 1919 को पारित किया गया था। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे 63 के बाद चलेंगे 64 पर। 64 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो विधि का नियम का मतलब क्या होता है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र ही विधि का कानून कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाता है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट 65 पर। 65 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो किसे दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दी गई है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो आप सभी को पता ही है कि अनुच्छेद 12 से 35 तक आपके भाग 3 में जो है आपके मौलिक अधिकारों को दिया गया है। वर्तमान में कुल आपके मौलिक अधिकार कितने हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 67 क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 19 है वो आपकी प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। 68 क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो आप सभी को पता होगा जो संपत्ति का अधिकार है वो अब हमारे पास मूलभूत अधिकारों में नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये भी आपको पता होगा कि जो मूलभूत अधिकार जो आपका संपत्ति का अधिकार है वो कब हटाया गया था? तो वो आपका 44 यानी कि 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे हटा दिया था। ठीक है, आगे है आपका 69 वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम क्यों कहा गया है? तो पोस्टमार्टम आपका अधिकार परीक्षा को कहा गया है। किसे? अधिकार परीक्षा को। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे 70 पर। 70 वाला क्वेश्चन है आपका जिसमें पूछा गया है कि एक कल्याणकारी राज्य आदर्श वर्णित है। तो एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित क्या है? तो वो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट 71 जिसमें है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो जो आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की गई है। ठीक है, व्यवस्था की गई है। आगे है आपका 72 में आपसे पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो आप सभी को पता होगा कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन जो मौलिक अधिकार है वो परिवर्तनीय है। ठीक है, आगे हम चलेंगे 72 के बाद हमारा आएगा 73 में पूछा है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को संशोधन 42 यानी कि 42वें संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे वो 73 के बाद आएगा 74 जिसमें है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो 10 आचार जो आदेश हैं उन्हें मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जितनी भी सीरीज़ में आपको करा रही हूँ ये बीपीएससी के थ्रू जो पहले ही क्वेश्चन पूछे गए उसके लिए उससे संबंधित है। और ये जो आपकी जो एग्जाम बीपीएससी के थ्रू जो भी एग्जाम होंगे उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इनमें से जो हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है ये हमारा मौलिक कर्तव्य में आता है। ठीक है, और कौन से अनुच्छेद में आता है? तो ये आपका 51A के 4 में शामिल है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर कि राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति किसका हिस्सा है? संसद का हिस्सा नहीं है या संसद का हिस्सा है? या संसद का हिस्सा तो होता है पर संसद में बैठता है। आगे हम देखेंगे तो जो हमारा राष्ट्रपति है वो संसद का हिस्सा होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट 76 हो गया है 77 पर जिसमें पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका इसमें से नहीं होगा क्योंकि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो 55
3 के अनुसार होता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा नहीं होता है। यानी कि जो आपका प्रत्यक्ष एकल हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा और आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा। तो आपका जो इसका आंसर होगा वो आपका करेक्ट होगा बी और सी। कौन सा होगा इसका आंसर? बी और सी। ठीक है, तो इसीलिए इसमें नहीं दिया गया, इसीलिए इसका जो आंसर रहेगा वो बी और सी करेक्ट होगा। आगे हम देखेंगे 78 क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो उस विवाद को कहाँ सौंपेंगे? तो उसे हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपते हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट है आपका 79 क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे? तो संसद के द्वारा हटाया जाता है भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, आगे है आपका 80वां क्वेश्चन है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी को पता है कि कार्यपालिका अध्यक्ष आपके राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 81 क्वेश्चन है आपका कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी जो हैं आपके वो मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। कौन होते हैं? मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया जाता है? तो ये आपके भारत के राष्ट्रपति में निहित किया जाता है। ठीक है, और कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 53(1) के अनुसार। ठीक है, आगे है आपका राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो कब कर सकता है? जब ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, यानी कि जो भी हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर या युद्ध के आधार पर, तो इन सभी पर ही वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका कि प्राय किसकी की सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो किसकी सलाह में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा जो गवर्नर होते हैं उनकी सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ठीक है, आगे है आपका 85 क्वेश्चन कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो किस चीज़ का अधिकार नहीं देता है? तो जो भारतीय संविधान है वो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 86 पर, जिसमें पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है, क्यों है? तो वह कौन सा अधिकार नहीं प्राप्त है? तो उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उन्हें ये अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकें। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। 87 क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो बिहार से थे। कौन से थे? बिहार से थे। और कौन से थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्थायी अध्यक्ष थे, और आप सभी को पता होगा जो अस्थायी अध्यक्ष है वो आपके सच्चिदानंद सिन्हा है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि कौन सा कथन असत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो आप सभी को पता ही होगा कि जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो भारत के राष्ट्रपति कराता है। यही इसका आंसर गलत है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 89 पर कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आप सभी को पता होगा जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा का सभापति होता है। आगे है 90 क्वेश्चन कि भारत का प्रथम मुख्यमंत्री मुख्य है। तो भारत का मुख्यमंत्री मुख्य है, क्या है? तो केंद्रीय सरकार का मुख्य है। ठीक है, आगे है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं आपके संघीय मंत्रिपरिषद। ठीक है, आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। तो किस लिए उत्तरदायी होती है? तो इसमें आपका आंसर नहीं है, इसका कोई भी आंसर इसमें सही नहीं है, इसलिए हम नहीं बता सकते। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आगे हम चलेंगे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो कौन? तो विधायिका कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 93 के बाद आएगा हमारा 94 क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो कथन हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो आपका आंसर एक भी नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर 95 पर। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। आगे हमें है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है? तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है। आगे है 96 के संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वह है, तो वह कब प्रयोग हुआ है? तो अनुच्छेद 352 में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों पर अटॉर्नी जनरल ही भारत
कानूनी विषयों पर परामर्श दे सकता है भारत सरकार को। ठीक है, आगे है 98 कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत का महान्यायवादी जो है वो आपका भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, 99 वाला क्वेश्चन है आपका कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। तो कानूनी विषयों पर आपका एडवोकेट जनरल कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देते हैं। आगे हम चलेंगे कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था। तो आप सभी को पता होगा 1956 में पहली बार भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। और सबसे पहले कौन सा राज्य गठन हुआ था ये आप हमें कमेंट में बताएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। और हमने आपके टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसी सीरीज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।